हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग 4 जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स आप लोगों को यूपीएससी, बीपीएससी, अन्य स्टेट पीसीएस इन सभी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। ये करंट अफेयर्स पीटी और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का फर्स्ट टॉपिक है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने लौह अयस्क के बाजार में प्रतिस्पर्धा की जांच पड़ताल करने वाला एक अध्ययन प्रकाशित किया है। इस अध्ययन में क्या सब है? लौह अयस्क मुख्य रूप से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जैसे लौह अयस्क से बना होता है। लौह अयस्क को रिडक्टेट या अपचायक के साथ अत्यंत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के परिणामों स्वरूप लौह Fe धातु प्राप्त होता है। सीसीआई के इस अध्ययन से कुछ तथ्य सामने आए हैं, जैसे कि फर्स्ट है, भारत लौह अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। सेकंड है, लौह अयस्क के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 7% है। और थर्ड है, भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। सीसीआई द्वारा जताई गई चिंताएं। हाल के वर्षों में लौह अयस्क का निर्यात बढ़ा है। गौरतलब है कि स्टील जैसे तैयार उत्पादों की तुलना में लौह अयस्क का मूल्य कम होता है। कुछ कंपनियों को कैप्टिव खदानों का आवंटन करने से कई कंपनियों को इस बाजार में प्रवेश करने के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ता है। किसी कंपनी को स्वयं के उपयोग के लिए प्रदान की गई खदान को कैप्टिव खदान कहते हैं। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार कैप्टिव खदानों से सरप्लस यानी अधिशेष लौह अयस्क का 50% तक खुले बाजार में बेचने की अनुमति है। अलग अलग अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए लौह अयस्क की अलग अलग कीमतों के चलते प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। सीसीआई के द्वारा क्या क्या सिफारिश की गई है? निर्यात को कम करना। लौह अयस्क एक गैर नवीकरणीय राष्ट्रीय संसाधन है। यह कई उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए तैयार स्टील जैसे उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेकंड है, गुणवत्ता को बढ़ाना। निम्न ग्रेड के लौह अयस्क को उच्च ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। और थर्ड है, संधारणीय खनन। हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने और उत्पादन प्रक्रियाओं में खनिज उत्पादन संबंधी संधारणीय तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए। एक नज़र देख लीजिए कि भारत में लौह अयस्क की खदानें कहाँ-कहाँ है। लौह अयस्क की खदानें जो हैं, ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट, इतने हैं। गोवा, मयूरभंज, दुर्ग, चंद्रपुर, रत्नागिरी, गोवा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बेल्लारी, तुमकुरु, चिकमंगलुरु, बेलाडीला और केंदुझाड़।
ये सारे जो है लॉ एस के बेल्ट हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी एक्स पोस्ट फैक्टो प्रभाव वाली पर्यावरणीय मंजूरी पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आदेश पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2021 और 2022 में खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु आदेश जारी किए थे। ये आदेश उन परियोजनाओं के लिए जारी किए गए थे जो पहले से चल रही थी, यानी इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय के इन्हीं आदेशों पर रोक लगा दी है। इस तरह की एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी वस्तुतः पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना किसी परियोजना के शुरू करने की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, ध्यातव्य है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2006 के तहत किसी परियोजना की अनुमति देने के पहले पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, हालांकि 2017 में सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें EIA अधिसूचना का पालन किए बिना परियोजना पर काम शुरू करने वालों को एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी के लिए आवेदन करने हेतु 6 महीने की मोहलत दी गई थी। बाद में पर्यावरण मंत्रालय के इस आदेश पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 2021 में पर्यावरण मंत्रालय ने EIA के तहत पर्यावरणीय मंजूरी हेतु आवेदन से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए थे। इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी की अनुमति दी गई थी। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बारे में, यह क्या है? यह एक प्रकार की कानूनी प्रक्रिया या टूल है जिसमें किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, EIA को लेकर पहली अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1994 में जारी की गई थी। बाद में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। नेक्स्ट, EIA का उद्देश्य नई परियोजनाओं या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के चलते होने वाले संभावित पर्यावरणीय नुकसान के आधार पर कुछ प्रतिबंध और रोक लगाना है। ये प्रतिबंध या रोक तब लगाए जाते हैं जब पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई हो। EIA प्रक्रिया के मुख्य चरण। फर्स्ट है स्क्रीनिंग। इसके जरिए यह निर्णय लिया जाता है कि EIA की आवश्यकता है या नहीं। नेक्स्ट है स्कोपिंग। इसके जरिए यह तय किया जाता है कि EIA रिपोर्ट में आकलन के दौरान क्या शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सार्वजनिक परामर्श। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय समुदाय की चिंताओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। इसके तहत परियोजना के लिए आवेदन और अंतिम EIA रिपोर्ट जैसे अन्य डॉक्यूमेंट्स की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विस्तृत जांच की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP के तहत 9वें बीडिंग बोली राउंड की शुरुआत की। मंत्रालय ने OALP के 8वें बीडिंग राउंड के तहत आवंटित किए गए ब्लॉक्स के अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही विशेष कोल बेड मीथेन SCBM बीड राउंड 2022 के तहत कोल बेड मीथेन CBM के 3 ब्लॉक्स भी आवंटित किए गए हैं। कोल बेड मीथेन CBM अपरंपरागत प्राकृतिक गैस है। यह मुख्य रूप से कोयले के भंडार में प्राप्त होती है। CBM का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन के अलावा इसमें इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी अल्प मात्रा में मौजूद होते हैं। OALP को हाइड्रोकार्बन्स
एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प के तहत 2016 में शुरू किया गया था। OALP के तहत निवेशक अपनी पसंद के तेल और गैस ब्लॉक चुन सकते हैं। इसके लिए वे नेशनल डेटा रिपोजिटरी NDR पर उपलब्ध डेटा की मदद ले सकते हैं, फिर साल के किसी भी समय एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सौंप सकते हैं। बाद में औपचारिक बीडिंग के द्वारा उन्हें ब्लॉक या ब्लॉक्स आवंटित किए जा सकते हैं। वास्तव में NDR तेल और गैस अन्वेषण व उत्पादन E&P कार्यों को बढ़ावा देने वाला एक सरकारी डेटा बैंक है। हेल्प के बारे में जान लीजिए कि हेल्प क्या है। इसे न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी नेल्प की जगह लाया गया है। यह एकल लाइसेंस व्यवस्था है। इसमें सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन को भी शामिल किया गया है। इसमें पारंपरिक तेल और गैस, CBM, शेल ऑयल, गैस हाइड्रेट्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स शामिल हैं। पहले की नीति लाभ साझेदारी मॉडल पर आधारित थी, जबकि हेल्प राजस्व साझेदारी अनुबंध मॉडल पर आधारित है। राजस्व साझेदारी अनुबंध मॉडल के तहत ठेकेदार सरकार को अपने राजस्व का एक हिस्सा साझा करता है। लाभ साझेदारी मॉडल में राजस्व में से अन्वेषण और उत्पादन की लागत घटाने के बाद बचे हुए लाभ को साझा किया जाता था। हेल्प की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हेल्प की क्या क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट है रॉयल्टी देने में कमी की गई है। नेक्स्ट, तेल और गैस के विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है साल भर बीडिंग के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सौंपा जा सकता है आदि। भारत के तलछट या अवसादी बेसिन में अन्वेषण की स्थिति। हाल के वर्षों में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन हेतु 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का अपतटीय क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है OALP के 9वें और 10वें बीडिंग राउंड के बाद 2024 के अंत तक भारतीय तलछट बेसिन क्षेत्र का लगभग 16% हिस्सा अन्वेषण के अधीन आने की संभावना है। वर्तमान में इस क्षेत्र में केवल 10% हिस्से में ही सक्रिय रूप से अन्वेषण किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन PLI योजना। PLI ऑटो को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। PLI ऑटो योजना के बारे में, इसके बारे में देख लीजिए कि PLI है क्या। मंत्रालय, यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य एडवांस्ड ऑटोमोटिव उत्पादों AAT के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। इस योजना के 2 घटक हैं। फर्स्ट है चैंपियन मूल उत्पादन विनिर्माता और दूसरा है कंपोनेंट चैंपियंस प्रोत्साहन योजना। योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे? मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ साथ नए निवेशक भी इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत प्रोत्साहन, क्या क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है? फर्स्ट है योजना के तहत ऑटो उत्पादों की बिक्री पर आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। बिक्री किए गए उत्पादों की गणना के लिए वित्त वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष बेस ईयर माना गया है। और दूसरा है योजना के तहत सब्सिडी का दावा करने के लिए ऑटो उत्पादों को 50% का घरेलू वैल्यू एडिशन अनिवार्य है। उच्च विकास हासिल करने पर 2% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है। घरेलू वैल्यू एडिशन का उद्देश्य ऑटो सेक्टर में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और निर्यात पर निर्भरता को कम करना है। नेक्स्ट है आर्थिक प्रोत्साहन या सब्सिडी का दावा केवल एक बार किया जा सकता है। इसे या तो ऑटो कंपोनेंट के लिए या वाहन के लिए दावा किया जा सकता है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (PMA) IFCI लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनाया गया है। IFCIL सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। PLI योजना का फेम 2 के तहत लाभों का प्रभाव। PLI के तहत दिए जा रहे आर्थिक प्रोत्साहन का फेम 2 के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों इलेक्ट्रिकल व्हीकल के विनिर्माताओं को दिए जाने वाले लाभों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हाल में PLI योजना में किए गए संशोधन। क्या क्या संशोधन हाल के दिनों में किया गया है? योजना की अवधि का विस्तार। PLI योजना के तहत आर्थिक प्रोत्साहन लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध है। ये लाभ 2023-24 से 27-28 तक उठाए जा सकेंगे। इससे पहले वित्त वर्ष 2026-27 तक लाभ दिया जाना था। समान अवसर। आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए बिक्री मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। हालांकि कंपनियां कुछ शर्तों को पूरा करके अगले वर्ष लाभ उठाने के लिए पात्र हो सकती है। PLI योजना के बारे में जान लीजिए कि क्या है। केंद्रीय बजट 2021-22 में 14 क्षेत्रकों के लिए PLI योजनाओं को घोषित किया गया था। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम, नेटवर्किंग उत्पाद जैसे क्षेत्रक शामिल थे। इस योजना का उद्देश्य घरेलू मूल्य श्रृंखला यानी देश में ही विनिर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत कंपनियों को भारत में विनिर्मित उत्पादों के लिए आधार वर्ष की तुलना में वृद्धिशील बिक्री इंक्रीमेंटल सेल्स पर आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, प्रधानमंत्री ने कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI परियोजना का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। किसको? तो लक्षद्वीप को। इससे लक्षद्वीप में संचार अवसंरचना संबंधी एक व्यापक बदलाव सुनिश्चित होगा। इन केबल्स में कांच या प्लास्टिक के पतले तार से बनी ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ये फाइबर प्रकाश स्पंदन यानी लाइट पल्सेस के रूप में डिजिटल इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। KLI परियोजना के बारे में जान लीजिए कि क्या है KLI परियोजना। इस परियोजना के तहत कोच्चि से लक्षद्वीप आइलैंड के 11 द्वीपों तक सबमरीन केबल कनेक्टिविटी स्थापित की गई है। लक्षद्वीप आइलैंड के इन द्वीपों में कावरत्ती, अगत्ती, अमिनी, कदमत, चेतलाट, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंड्रोथ, किल्तान, बंगारम और बितरा शामिल है। इस परियोजना को दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड डिजिटल भारत निधि द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कदमत द्वीप में समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदलने के लिए लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र का भी लोकार्पण किया है। LTTD एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत गर्म समुद्री सतह वाले जल को कम दाब पर तेजी से वाष्पित किया जाता है। फिर इस वाष्प को समुद्री तल के ठंडे जल की सहायता से पीने योग्य जल में तब्दील किया जाता है। इससे पहले लक्षद्वीप के कावरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप समूह में 3 LTTD संयंत्रों का विकास कर उसकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा तटीय क्षेत्रों में LTTD संयंत्रों का डिजाइन, विकास और संचालन किया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है NSIL इस वर्ष 2024 संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करेगा। ऐसा पहली बार है जब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अपने किसी संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के रॉकेट की मदद लेगा। GSAT-20 के बारे में, GSAT-20 है क्या? इसे GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है। GSAT-20 एक हाई थ्रूपुट Ka बैंड संचार उपग्रह है। यह NSIL के पूर्ण स्वामित्व में है तथा इसका संचालन व वित्त पोषण भी NSIL ही करेगा। इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है। इस उपग्रह को विशेष रूप से दूरस्थ और ऐसे क्षेत्र जो संचार संपर्क से बाहर हैं की मांग आधारित सेवा जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 है। यह 4000 किलोग्राम तक के वजन वाले अंतरिक्ष यान को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकता है। इसी कारण से इसरो GSAT-20 को अपने रॉकेट से लॉन्च करने में सक्षम नहीं है। GSAT-20 NSIL द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित दूसरा मांग आधारित उपग्रह होगा। इससे पहले NSIL ने अपना पहला मांग आधारित उपग्रह मिशन GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। टाटा प्ले ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण के लिए इस उपग्रह की पूरी क्षमता को खरीद लिया था। - 2020 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को लागू किया था। इसके अनुसार NSIL को मांग आधारित मोड में उपग्रहों का निर्माण, लॉन्च, स्वामित्व और संचालन करना आवश्यक है। मांग आधारित मोड में जब कोई उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो यह पहले से ही ज्ञात होता है कि इसकी सेवाओं का अंतिम ग्राहक कौन होगा। सबसे पहले यह मोड आपूर्ति आधारित अधिक था। इसके अंतर्गत उपग्रह लॉन्च होने के बाद उसकी क्षमता को पट्टे पर दे दिया जाता था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के बारे में जान लीजिए कि यह है क्या। NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसे मार्च 2019 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। वर्तमान में NSIL अंतरिक्ष की कक्षा में 11 संचार उपग्रहों का स्वामित्व और संचालन करता है। NSIL के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: भू पर्यवेक्षण और संचार उपयोगों के लिए उपग्रहों का स्वामित्व, उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उद्योग के माध्यम से उपग्रह निर्माण और भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण आदि। ये सारे NSIL के कार्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेगालोसॉरस। मेगालोसॉरस का पहला वैज्ञानिक विवरण विलियम बकलैंड 1784 से 1856 में प्रस्तुत किया गया था। मेगालोसॉरस पर उनका शोध पत्र 20 फरवरी 1824 में प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए 2024 को इस डायनासोर के वैज्ञानिक नामकरण के 200वें साल के रूप में मनाया जा रहा है। मेगालोसॉरस का अर्थ विशाल छिपकली होता है। यह मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्मों की खोज ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। 1824 में इसका नाम मेरुदंड के अस्थिखंड
वर्टेब्रे, पुट्टे, हिप की हड्डियां व अन्य हड्डियों के आधार पर रखा गया था। डायनासोरस डायनासोरिया वर्ग के सरीसृपों का एक विविध समूह है। वे मेसोजोइक कल्प 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व से संबंधित है। इस कल्प में लगातार तीन भूगर्भिक काल ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस शामिल है। इन्हें आधुनिक छिपकलियों की पूर्वज प्रजाति माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुवीय भालू, पोलर बियर। हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण आर्कटिक क्षेत्र में पहले ध्रुवीय भालू की मौत हुई है। ध्रुवीय भालू के बारे में जान लीजिए कि क्या है। ध्रुवीय भालू दुनिया में आकार की दृष्टि से भालू की सबसे बड़ी प्रजाति है। साथ ही यह भूमि पर रहने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जीव भी है। इसका मुख्य आहार सील मछली है। पर्यावास, यह केवल आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है, अंटार्कटिका में नहीं। व्यवहार, यह मेटिंग को छोड़कर प्रायः एकांत में जीवन व्यतीत करता है। अनुकूलन, अपने बड़े पंजे होने के कारण यह लंबी दूरी तक तैर सकता है। इसके सफेद फर इसे आर्कटिक क्षेत्र में छिपने में मदद करते हैं। इसकी त्वचा के नीचे वसा की मोटा परत पाई जाती है। यह इसके शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए इंसुलेशन, ताप अवरोधन की तरह कार्य करता है। और नेक्स्ट है, इसके बड़े आकार के चलते शरीर के द्रव्यमान की प्रति इकाई की तुलना में आर्कटिक के ठंडे वातावरण के संपर्क में आने वाला इसका सरफेस एरिया कम होता है। गौरतलब है कि छोटे आकार के प्राणियों की तुलना में बड़े आकार के प्राणियों के द्रव्यमान के सापेक्ष सरफेस एरिया कम होता है। इसीलिए बड़े आकार के प्राणियों में प्रति इकाई द्रव्यमान की तुलना में कम शारीरिक गर्मी की हानि होती है। IUCN में इसकी स्थिति क्या है? तो यह वल्नरेबल की स्थिति में है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉग पास डिवाइसेज। भारतीय रेलवे ने कोहरे वाले मौसम में रेलगाड़ियों के सुचारू परिचालन के लिए FBDs स्थापित किए हैं। फॉग पास डिवाइसेज GPS पर आधारित नेविगेशन उपकरण होते हैं। इसमें सिग्नल्स, लेवल क्रॉसिंग गेट्स, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस, न्यूट्रल सेक्शंस आदि के बारे में रियल टाइम जानकारी प्राप्त होती है। FPDs के बारे में जान लीजिए कि यह है क्या। ये डिस्प्ले और वाइड गाइडेड दोनों से लैस होते हैं। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली ट्रेन के लिए भी उपयुक्त है। इनसे लैस ट्रेन कोहरे, बारिश या तेज धूप वाली स्थिति से अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट है, ये सिंगल, डबल लाइन विद्युतीकरण या गैर विद्युतीकरण सेक्शन के लिए भी उपयुक्त है। और नेक्स्ट है, ये पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट और हल्के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन, UNSC। भारत ने UNSC के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया। UNSC की स्थापना 1946 में की गई थी। यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है। UNSC है क्या? यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग UNSD के कार्यों की देखरेख करता है। नेक्स्ट है, यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के एक कार्यात्मक आयोग के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट, यह सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकी विदों को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है, यह सांख्यिकीय मानकों का निर्धारण करता है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उनका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करता है। सदस्य
इनमें संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल होते हैं। इनका चयन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC करता है। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट सेलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी को इस तथ्य की जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को नुकसान हुआ है। शॉर्ट सेलिंग है क्या? इसके तहत कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर नहीं रखने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में उन शेयरों को बेच सकता है। इसके तहत कोई व्यक्ति शेयर के मूल्य में गिरावट की उम्मीद में ब्रोकर से शेयर उधार लेकर उसे बेच देता है। जब उम्मीद के अनुसार उस शेयर के मूल्य में गिरावट होती है तब वह उसे खरीद कर ब्रोकर को वापस देता है। इस तरह वह लाभ कमाता है। नेक्स्ट है सेबी खुदरा और संस्थागत दोनों तरह के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देता है। हालांकि शॉर्ट सेलिंग करने वाले निवेशकों को सेटलमेंट के समय शेयरों, प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज को वापस करना आवश्यक होता है। हालांकि भारत में नेकेड शॉर्ट सेलिंग गैर कानूनी है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडर उन शेयरों को भी बेच देता है जिन्हें पहले से उधार नहीं लिया गया हो। नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद प्रशिक्षकों के लिए स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया गया। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत दो प्रमुख संस्थानों भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया। स्मार्ट 2.0 स्कोप फॉर मेस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम के बारे में समझ लीजिए कि है क्या स्मार्ट 2.0। इसका उद्देश्य आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बेहतर नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है। ये अध्ययन कार्यक्रम देश भर के आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों के साथ सहयोग से संचालित किए जाएंगे। इससे पहले स्मार्ट 1.0 लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के सहयोग से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC। इस वर्ष अर्थात 2024 भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC आयोजित नहीं होगी। इस वर्ष ISC का 109वां संस्करण आयोजित होना था। ISC का 108वां संस्करण जनवरी 2023 में नागपुर में आयोजित किया गया था। ISC है क्या? यह भारत में एक वार्षिक आयोजन है। इस आयोजन में वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद और नीति निर्माता वैज्ञानिक उपलब्धि एवं विज्ञान में प्रगति पर चर्चा करने तथा उन्हें प्रदर्शित करने के लिए एक साथ जुटते हैं। ISC का आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन ISCA करती है। ISCA का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है। ISC की बैठक 1914 में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के परिसर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हैबिटेबल ग्रहों की खोज के लिए नए संकेत। एक नए शोध के अनुसार सुदूर स्थित ग्रहों पर कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर होना वहां पर जीवन होने का संकेत हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि किसी ग्रह पर उसके निकट स्थित ग्रहों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में गिरावट निम्नलिखित मायने हो सकते हैं। फर्स्ट है महासागर या महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को संभवतः अवशोषित कर लिया गया हो। और सेकंड है उस ग्रह पर बायोमास द्वारा कार्बन का पृथक्करण किया गया हो सकता है। नेक्स्ट है इस प्रकार उपर्युक्त तथ्य ग्रह पर रहने योग्य परिस्थितियों के संकेत हो सकते हैं। इससे जल की उपस्थिति वाले ग्रहों को खोजने में मदद मिल सकती है। गौरतलब है कि ये संकेत पृथ्वी पर आरंभिक अवस्था के वातावरण से भी समानता रखते हैं। शुरुआत में पृथ्वी का वायुमंडल CO2 से समृद्ध था। बाद में महासागरों ने धीरे धीरे कार्बन को अवशोषित कर लिया। इससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां
उत्पन्न हुई। नेक्स्ट टॉपिक है रानू वेलु चेरियार। 3 जनवरी 1730 से 1796। 3 जनवरी 2024 को रानी बेलू चेरियार की जयंती मनाई गई। रानी बेलू चेरियार रामनाथपुरम, वर्तमान तमिलनाडु के राजा चेल्लामुत्तु विजय रघुनाथ सेतुपति की पत्नी थी। उन्हें तमिलनाडु के लोग आज भी वीर मंगई अर्थात बहादुर रानी के नाम से जानते हैं। रानी बेलू कई भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि में दक्ष थी। इनका योगदान, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली पहली शासिका थी। नेक्स्ट, उन्होंने 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली व गोपाल नायकर के साथ गठबंधन किया था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास की पहली आत्म बलिदानी वीरांगना कुइली उन्हीं से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है उन्होंने महिलाओं की एक सेना का गठन किया था। इस सेना को उदययाल कहा जाता था। और नेक्स्ट है वह 1780 से 1790 तक शिवगंगा रियासत वर्तमान तमिलनाडु में भी रानी रही थी। वहां के राजा से उनकी शादी हुई थी। इनका मूल्य क्या रहा है? अदम्य साहस, बहादुरी और मजबूत संकल्प। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो कल हम फिर लेकर के आएंगे।